तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं और खास तौर पर उसी को लेकर माहौल तैयार किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब भी बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी बोल रही हैं और खास तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पीएजीडी उपकार जो बना था वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? जब अब आप हमारी डिबेट देखेंगे, नेताओं को सुनेंगे तो बखूबी आपको पता लगेगा, कुछ तथ्य हम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर एक पहले वाली बाइट भी दिखाएंगे उमर अब्दुल्ला साहब की कि महबूबा मुफ्ती पर किस तरीके से तंज कसते हुए नजर आए थे। वो बाइट भी आपको दिखानी जरूरी है। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब क्या कुछ आज कह गए हैं वो आप सुनिएगा। जिस दिन से बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी उस दिन से ही राब्ता टूटा, क्योंकि जिन पे तकिया रखा था वही पत्ते हवा लेने लगे। क्या हो जिन्होंने 2014 में वोट हासिल किए थे मेरी जनाब अली से भी और कश्मीर को बिल्कुल साफ करके और राजौरी पुंछ से, कि अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है और पठानकोट से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से कोई रोक सकता है तो एक वाहिद पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए हम ही को वोट दे दो। लेकिन वही उसी बीजेपी में बदगम हो गए, उनके साथ सरकार में मिल गए। ये तो ऐसा है किसी बादशाह ने अपने वजीर और सिपहसालार को दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा और बादशाह घर में बैठा है कि ये उस मुल्क को जीत के आएंगे। मालूम हुआ कि वो खरीद दिया सिपहसालार भी वजीर भी, तो उनकी दोनों फौजें बादशाही को खत्म करने आ गए। ऐसा ही हमारा हुआ। जितना मुझे 370 बार बोलना था वो मैं 2.5 साल में एक दफा नहीं, मैं 10 दफा बोल चुका। सर पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के सुनिए बोल चुका हूं उस पर। अब सबजुडिस है, अब मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं, उन्होंने सबजुडिस कहा था लेकिन आज उसी पर तकरीरें करते हैं। हाँ, तो मैंने जब सबजुडिस कहा तो वो कह दिया, तो सबजुडिस है। दो ही चीजें हैं, या तो सब जज फैसला करे या हम लोगों के पास इतनी पावर हो, वो उतनी पावर का तो 10वां हिस्सा भी हमारे पास नहीं है कि हम पार्लियामेंट में नया बिल ला पाए। तो इसलिए हकीकत को समझना। हाँ, अलबत्ता चूंकि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर भी बार बार मेरे कहने पे उन्होंने 2 चीजें मांगी है, इलेक्शन और स्टेटहुड, तो मान लिया है। अब जब मान लिया है तो अब करो जल्दी। सिर्फ इसमें मैंने एडिशन इतना किया है कि भाई 370 में फैसला लेने में, उसका फैसला होने में विलंब भी हो सकता है। अभी 2.5 साल तो हो गई कोर्ट में, अभी एक सुनवाई भी नहीं हुई, तो कब सुनवाई होगी और कब निर्णय होगा और कितने साल वो चलेगा, तब तक हम ये 2 चीजें इंतजार नहीं कर सकते। क्योंकि आज नौकरी है, लोग आ रहे हैं बाहर से नौकरी कर रहे हैं, तो अगर वो 5 साल बाद फैसला होगा तो तुम्हारे हजारों लोग बाहर जाएंगे, तब तक जमीन खरीद लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा जब तक वो फैसला उसका होता है, सबजुडिस है, तब तक हमें ये जो बाहर वाला कोई जमीन न खरीद सके, बाहर वाला कोई नौकरी न कर सके, उसका वो जो प्रोविजन 35A में थे, हाँ, क्योंकि 35A कनेक्टेड 370 से, तो वो सब आएगा। तो आप सीधे उसका 35 का उल्लेख मत करो, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं, वो हमें स्टेटहुड का जब बिल है उसी में डालो कि स्टेटहुड हम फुल पावर्स देते हैं, और इसी में ये भी डालते हैं कि बाहर वाला जमीन न खरीद सके और नौकरी न कर सके, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं कि 370 हर एक पार्टी की जुबान पर है, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब को आप सुन रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को हम आपको सुनवाते हैं। यह आज की बाइट नहीं है, हम आपको कह रहे हैं पिछले दिनों की बाइट है, लेकिन ये हम क्यों आपको सुनवा रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा जब हम डिबेट में नेताओं को बुलाएंगे और खासतौर पर उनसे संवाद करेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का शायराना अंदाज आप सुन लीजिएगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब का आपने शायराना अंदाज सुना था, इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब को भी सुनिए। बड़ी बातें हैं इस शायराना अंदाज में, सुनिएगा। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है।
लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था। और जैसे हमने यहाँ पे एक अलग अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो फिलहाल आपने सुना कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा और क्या गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा। दरअसल ये बयानबाजी तब से शुरू हो गई है जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। और खासतौर पर उससे पहले आपने देखा था कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक खासतौर पर हुई थी, तो हमको देखने को मिला था कि सभी पार्टियां आई, रीजनल पार्टियों, और दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाते जाते बयानबाजी हुई थी। फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम संवाद करेंगे। मुझे कमांड मिल रही है कि हमारे साथ अभिजीत सचोटिया थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इमरान नबी डार साहब जुड़ेंगे और कांग्रेस से जेहान साहब जुड़ेंगे और जीएन लोन साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल वो लूप चलाइएगा गुलाम नबी आजाद के, उसके बाद हम खास तौर पर बात करेंगे। अभिजीत जी दिख रहे हैं मुझे टीवी स्क्रीन पर। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप आए हैं, फिर और भी नेता ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी संवाद करेंगे। अभिजीत जी, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि 370 को लेकर कई बातें हो रही हैं, और गुलाम नबी आजाद साहब हो, महबूबा मुफ्ती मैडम हो, या फिर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, वो एक ही बात ये कह रहे हैं कि 370 असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है। अब हम सभी पार्टियों को तो सुन रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी तो हम पहले देख रहे थे, लेकिन अब कहीं बीजेपी के नेता नजर नहीं आ रहे कश्मीर के अंदर या फिर जम्मू के अंदर। क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता नजर नहीं आ रहे। मैं कल ही अभी कश्मीर से आया हूं। अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में हर जगह पर हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। अभी अगर आप 12 साल के बाद पुष्कर का एक स्नान होता है, वो वहां चल रहा था, वहां हम लोग गए थे। साउथ इंडिया से बहुत से लोग, तेलंगाना से और बाकी जगहों से वहां पर आए हुए थे, तो काफी लोग हम जो है ग्राउंड काम कर रहे हैं। रही बात 370 को लेकर, अगर आप आजाद साहब की बात कर रहे हैं तो आजाद साहब कंफ्यूज्ड है बेचारे इस समय। कभी बोलते हैं 370 अब वापस नहीं आ सकता, कभी बोलते हैं 370 आ जाएगा, खुद ही कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे कि मैं किस बात को कहां पर करूं और कैसे करूं। क्योंकि जिस बयान को उनको देना पड़ता है, उनके आगे पीछे की जो टोली है उनके बयान भी बदलते रहते हैं वक्तन फवक्तन, इसीलिए वो कंफ्यूज होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि जिस पार्टी के साथ उनका संबंध रहा है वो पार्टी ही कंफ्यूज है आज की डेट में। और अगर आप इतिहास में जाएंगे उस पार्टी की, तो जब 1947 में देश आजाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री इन्हीं की पार्टी से थे, जब पूरा देश बैलगाड़ी पे घूम रहा था, तो इनके नेता उस समय जीप स्कैम कर रहे थे। उसके बाद की हिस्ट्री क्या रही इस देश की और क्या करते रहे और किस तरह से इन्होंने 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया, ने भली भांति पता है। और वही इनके पास एक हथियार था जो आज इनके हाथ में नहीं रहा। आम आदमी भली भांति जानता है कि 370 एक ऐसा मुर्दा है जो दफन हो चुका है और कभी अभी निकलकर बाहर नहीं आएगा। खैर, सबसे बड़ी भाग्य की विडंबना आप समझिए कि इतने साल जिस पार्टी ने राज किया हो, उनके पास सिवाय 370 के कोई और बात ही नहीं लोगों से करने के लिए। कोई ऐसी बड़ी तरक्की नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं जिसके नाम पे वो लोगों के साथ कोई अपनी बात रख सके। इसीलिए उनकी हर एक तकरीर पे, हर एक डिबेट में उनके पास सिर्फ एक ही एक चीज का राग लापेंगे, 370 का। ठीक है, लेकिन अभिजीत जी 370 तो हम सभी पार्टी की जुबान से सुन रहे हैं, लेकिन आप क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं लोगों के पास? क्योंकि विकास का एजेंडा तो हम सुन रहे हैं कि हाँ, बीजेपी ये कह रही है कि डेवलपमेंट सबसे आगे हम रख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, लेकिन जम्मू में जो कॉन्फिडेंस आपके पास है, क्या कश्मीर के अंदर भी आपके पास वही कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जम्मू में तो लोग हमारा साथ दे रहे हैं लेकिन कश्मीर के अंदर भी हमारा साथ दे रहे हैं? वो कॉन्फिडेंस क्या आपको दिख रहा है खासतौर पर? देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगी कि ये सभी की सभी पार्टियां मिलकर भी पीएजीडी में हमसे कोई बड़ा ज्यादा काम नहीं कर पाई। हम फिर भी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे। और सबसे बड़ी बात कि इस बार 3 कमल डीडीसी के वादी में भी खिले। ठीक है, वहां पर हमने अब काम करना शुरू किया है, लोग ग्राउंड पे हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं, लेकिन ये सबके सब एक तरफ है, कश्मीर में हम अकेले एक तरफ है। लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो हमारी सच की राजनीति पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहता। हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। अगर हमने चुनावों की बात की तो चुनाव कर कर दिखाए, हमने पंचायत के चुनाव कर कर दिखाए, हमने डीडीसी बीडीसी के चुनाव कर कर दिखाए। हमने लोगों को बताया कि वो जो 3 ट्रेडिशनल पार्टीज है उनसे आप लोगों को निजात अगर कोई दिला सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है, और वो हमने कर कर भी दिखाया। आज आप देख लीजिए, उमर साहब जगह जगह जाकर जो भी बात कर रहे हैं, खुद क्या बोल रहे हैं कि हमारी गलती थी, हमने पंचायत के चुनाव नहीं लड़े।
गलती नहीं थी, आपने इंटेंशनली पंचायतों के चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आम पंच, आप सरपंच जो है वो उभर कर आगे आए। आप तो वही डायनेस्टिकल रूल चाहते थे, लेकिन आज आपको पता लग गया क्योंकि यहां पर मंजर बदल गया 370 के बाद। आज जो सियासत है वो गांव से शुरू होगी और फिर शहर तक पहुंचेगी। आपकी तरह नहीं कि गुपकार रोड के ऊपर ही सियासत घूमती रहेगी जहां पर एक आम आदमी नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, ठीक है अभिजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे कमांड मिल रही है कि लोन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेहान जी अब साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए 5 के पंच में। लोन साहब, हम 370 पर कई बातें सुन रहे हैं, खासतौर पर चाहे फिर गुलाम नबी आजाद साहब को हम सुने, उमर अब्दुल्ला साहब को सुने या फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा को सुने, लेकिन पीएजीडी खासतौर पर अगर हम जिक्र करते हैं, गुपकार तो इसलिए बना था कि सभी रीजनल पार्टियां इकट्ठे आए और 370 को लेकर बातें हुई थी, जम्मू कश्मीर को लेकर बातें हुई थी कि जम्मू कश्मीर को बचाना है। लेकिन अब हम उमर अब्दुल्ला साहब को देख रहे हैं कि सीधे सीधे वो कटाक्ष करते हुए पीडीपी पर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी महबूबा मुफ्ती की गलती थी, 370 की वजह से तो 370 तो उनकी वजह से चला गया। वो गुपकार कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है। ये हम समझे कि गुपकार अब पूरी तरीके से जो अलायंस बना था वो टूट चुका है, क्योंकि इशारों में नहीं, अब सीधा अब्दुल्ला साहब महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब लूंगा, फिर अभिजीत जी के सवालों का भी आपसे जवाब लेते हैं। लोन साहब, हमने पहले दिन से यही कहा है कि दफा 370 और 35 को हटा के बीजेपी सरकार ने जी चलिए, लोन साहब की आवाज शायद नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे, जरा देखिएगा लोन साहब की आवाज को, क्योंकि आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि लोन साहब की आवाज ठीक आए और उनकी बात को सुना जा सके। फिलहाल जेहान जेब साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है। जेहान जेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। जेहान जेब साहब, गुलाम नबी आजाद साहब वरिष्ठ नेता हैं और उनकी तरफ से आज बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी इंसान जमीन ना खरीदे, जम्मू कश्मीर के अंदर बाहरी इंसान को रोजगार ना मिले। जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है ना साहब? जी जी, देखिए आजाद साहब के स्टेटमेंट्स को आप लोग कैसे ले कैसे नहीं ले, ये अलग अलग टीवी चैनल्स की टीआरपी का सवाल है कि उनको रहा सवाल। अगर हकीकत पर मबनी बात हम देखें तो 370 खत्म होने के बाद आप भाजपा प्रवक्ता से मेरी तरफ से सवाल पूछिएगा कि क्या हालात ठीक हुए। अगर हालात ठीक हुए हैं तो इन्होंने, इनके गृह मंत्री जी ने सदन में कहा था कि हालात ठीक होते ही हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। अगर हालात ठीक नहीं हुए हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन है? दुर्भाग्यपूर्ण हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है और दुर्भाग्यपूर्ण केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इन्हीं की विफल नीतियों के कारण, इन्हीं की गलत पॉलिसियों के कारण जम्मू कश्मीर आज एक आग में झोंका गया है। आज जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं। इन सभी चीजों की जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जेहान जेब साहब, गुलाम नबी आजाद ने सिर्फ, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नहीं कहा है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहा, पीडीपी को भी कहा। वो कह रहे हैं कि भैया पाक साफ तो हम ही हैं, और उन्होंने नाम हालांकि नहीं लिया लेकिन इशारे में कह दिया कि भैया पीडीपी ने तो बीजेपी से हाथ मिलाया, हंसना आप देख लीजिए कहां है। जी जी, देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि पीडीपी भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब भाजपा प्रवक्ता आज महबूबा जी को कितनी ही एंटी नेशनल कह दें, वो आज इनकी बात है। कल तक पीडीपी के नेताओं की गोद में बैठे होते थे राजनाथ सिंह जी, तो वो चीजें आप छोड़ दीजिए, इन पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। टिप्पणी अगर जनता का मुद्दा कुछ है तो वो जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात हैं। वो 2.5 साल में यहाँ सबसे बढ़ता हुआ बेरोजगारी है, जिसका सवाल सत्ताधारियों से आपको पूछना पड़ेगा। और ये अपने सवालों से आजाद साहब के सर पे, उमर अब्दुल्ला साहब के सर पे, महबूबा जी के सर पे मट्ठा फोड़ के नहीं भाग सकते हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर 2.5 साल से ऐसी कौन सी पॉलिसीज इन्होंने लाई, आखिर क्यों आज बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ गया है। आप इनसे पूछ लीजिए कि इनकी जो नाकाम पॉलिसियां हैं उनके लिए ये जिम्मेदार है या नहीं है। इन्होंने ऐसा किया क्या 2.5 साल, आप मुझे बता दीजिए ना। जो आज ये आजाद साहब के स्टेटमेंट्स और उन पर राजनीति करने के लिए आए हुए हैं, इनके पास करने को कुछ बचा नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुकी है, ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के इन खोखले वादे और ढकोसलों में कुछ नहीं बचा हुआ है। चलिए ठीक है, जेहान जेब साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे कमांड मिल रही है कि इमरान नबी डार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, एक एक करके हम सभी को जोड़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि सभी एक साथ पैनल में आ सकें।
नबी साहब, खासतौर पर उमर अब्दुल्ला साहब को हम सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, क्योंकि वो एक बार नहीं लगातार बोल रहे हैं और सीधे सीधे कटाक्ष हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा पे भी वो कर रहे हैं। गुप्कार तो आप लोगों ने इसलिए बनाया था कि हाँ, जम्मू कश्मीर को बचाना है, जम्मू कश्मीर का विकास करना है। 370 को लेकर हमने देखा कि गुप्कार अलायंस बना और सभी पार्टियां इकट्ठे आई हैं। अब मैं क्या समझूं कि उसमें दरार पड़ गई है, इतर बितर वो लोग हो गए हैं गुप्कार के, क्योंकि अब तो उमर अब्दुल्ला साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि 370 की जवाबदेही तो महबूबा मुफ्ती साहिबा की होनी चाहिए। पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और पीडीपी की वजह से 370 चला गया। तो मैं ये समझूं, सबसे पहला कमेंट आपसे लूंगा कि गुप्कार अब कुछ नहीं है, जो अलायंस आप लोगों ने बनाया था। पहले तो ये मैं आपको वाज़ेह करूं कि ये जेडी जितना मजबूत कल था उतना ही मजबूत आज भी है। और जो उमर साहब के बयान के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ, आप एक कॉन्टेक्स्ट में उस बयान को देखिए। उमर साहब ने स्टार्ट किया कि यूनाइटेड फ्रंट लेना है, बीजेपी को अगर हराना है तो एक यूनाइटेड फ्रंट लेना है। उन्होंने ये बात करके स्टार्ट किया कि जब 2014 में हमने बात की थी और हमने उनको बोला था कि आप इस टाइम पे जो आपको अलायंस अगर आपको करना है तो हम आपको आउटसाइड सपोर्ट देंगे, इसलिए ताकि बीजेपी हुकूमत में नहीं आनी चाहिए। उमर साहब ने यही कैटेगोरिकली बोला था कि जब हम साथ होंगे तब हम इनको हराएंगे, और वो एक फैक्ट बोला उन्होंने, वो कोई बात बनी नहीं है। और उससे पीएचडी का कोई भी रिश्ता नहीं है। पीएचडी जैसा काल था आज भी पीएचडी उसी हालत में, उसमें कोई चेंज नहीं आई। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, जो हमने बार बार रीट्रेट किया, कि जो तशख्खुस और जो आइडेंटिटी यहाँ से कश्मीर जेएंडके से छीनी गई, हमको उसको वापस लाना है। और जो भी तंजीम उसके साथ है वो पीएचडी का हिस्सा बनेगी, वो इस जॉइंट फ्रंट का हिस्सा बनेगी, और वो इस पे जो है काम करेगी। और जिस तरीके में हमने इनिशिएट किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली हुई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस केस की हियरिंग करे। लेकिन इमरान नबी डार साहब, ठीक है, आपकी बातों को मैं मान भी लेता हूं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को एक बार मैं आपको सुनवा देता हूं ताकि आप समझ जाए। उमर अब्दुल्ला साहब मैंने सुना, सुनिए एक सेकेंड, मैंने वो पूरा सुना है सारा। मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, वही बात कि अगर हम इस पे, अगर या तो आपको इसको सेंसेशनलाइज करना है, मैं यहाँ पर आपको ये आपके आर्ग्यूमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं अपना पक्ष रखने आया हूँ। मैंने वो सुना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं, बस एक मिनट मुझे दीजिएगा। अभिजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिहानजेब साहब हैं, नहीं जिहानजेब साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नबी साहब, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ है, थोड़ी देर में पीडीपी के नेता भी जुड़ रहे हैं। अभिजीत साहब, जिहानजेब साहब ने जो थोड़ी देर पहले कहा है खासतौर पर कि बीजेपी ने जो असंवैधानिक तरीके से 370 को हटाया है और 370 को कहीं ना कहीं आना चाहिए, लेकिन गुलाम नबी आजाद सीधे सीधे ये नहीं कह रहे हैं कि 370 को हम ला के देंगे, क्योंकि पीडीपी ये कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को लेकर कई बातें कह रही है, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की कह रहे हैं कि जमीनें खासतौर पर ना बाहर वालों को बेची जाएं, जमीनें जम्मू कश्मीर वालों की रहें और रोजगार जम्मू कश्मीर वालों को ही मिले। तो जो रोजगार के लेकर जब हम बात करते हैं, तो रोजगार अगर जम्मू कश्मीर वाले लोगों को ही मिलेगा तो उसमें क्या बुरी बात है? जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले, खासतौर पर वो पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिनको अभी तक ये नहीं पता लगा कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक क्या होता है, तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरह से 370 लगाया गया था, उससे बड़ा गैर संवैधानिक और कोई काम नहीं था। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बिना किसी हाउस में डिस्कशन किए हुए ये 370 हमसे थोप दिया गया था, और जिस तरह से इसको तोड़ा गया था वो सबसे बड़ा संवैधानिक काम था, क्योंकि उसमें लगता है कि सभी के सभी मेजॉरिटी में लोगों ने इसको पारित किया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 2.5 साल में हमारी रिपोर्ट कार्ड पूछ रही है, सबसे पहले अपना जरा 40-50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि किस तरह से इसको स्टेट को लूटने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस बेरोजगारी का ये हवाला दे रहे हैं, पहले तो लाखों के हिसाब से नौकरियां आने वाली है, और सबसे बड़ी बात मैं इनको बता दूं, अगर एक भी नौकरी मिलेगी लोगों को तो पारदर्शिता से मिलेगी। ये नहीं कि सिर्फ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के रिश्तेदार ही नौकरी करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। इनकी तरह बैकडोर अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं होने वाली है। रही बात लोगों की नौकरी की हिफाजत या बाकी चीजें कैसे करें, वो हम जिनसे ज्यादा बड़ी तरह से चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को जो सियासत करनी है, आज कितनी ओछी और कितनी खोखली सियासत ये लोग कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ रामबन में जो आज उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया, उन्होंने कह दिया कि भाजपा हर एक मुसलमान को पाकिस्तानी देखती है। मुझे एक बात बताएं उमर साहब, जब आप यूनियन मंत्री थे भाजपा की गवर्नमेंट में, तो क्या आप पाकिस्तानी थे?
आज आप कौन सी बात कर रहे हैं? लोगों को क्यों किस तरह से बरगला रहे हैं? अपना एक पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एजेंडा कैरी करने के लिए आप सारे मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। भाजपा में मुझे लगता है अगर आप पूरी भाजपा में देखेंगे तो एनसी से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े बड़े मंत्री हमारे साथ हैं। तो इनके ये बातें करना, इनको यहां से पता लगता है कि इनकी अब ओछी राजनीति मुसलमान और हिंदू के ऊपर चल पड़ी है, क्योंकि इनके पास पिछले 40-50 साल की रिपोर्ट कार्ड में कोई भी एक ऐसा अच्छा काम नहीं है जिसके नाम पर ये लोगों से वोट मांग सके। तो आ जाके यही बात करेंगे, और इतने बड़े एक जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, यूनियन मंत्री रहा हो, वो इस तरह के अगर बेबुनियाद बयान देगा, लोगों को बरगलाने वाले बयान देगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी सियासत जो है वो किस ओर जा रही है। ठीक है, नबी साहब के पास में आऊंगा, लेकिन लोन साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा जुड़ने के लिए। थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, वो थोड़ी दिक्कत कर रहा है। हम जुड़ रहे हैं आप लोगों से, खासतौर पर आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, जरा उसको कंटिन्यू करेगा कि गुपकार को लेकर मैं आपसे पूछ रहा था। नबी साहब ये कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वो कह रहे हैं कि नहीं, गुपकार में कोई भी फूट नहीं पड़ी है, गुपकार ज्यों का त्यों है। पार्टी अपनी अपनी जुबान से अपनी बातें कह रही है, पार्टी की बात अलग है एक पार्टी की, और गुपकार की बात अलग है। क्या आपको भी लगता है कि गुपकार की बात अलग है, पार्टी की बात अलग है, या मैं ये समझूं कि गुपकार अब टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सीधे सीधे ये कह रही है कि जी पीडीपी की वजह से 370 चला गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि गुपकार जो बना है, गुपकार अलायंस जो बना है, वो एक बिगर काज के लिए बना है। वो इसलिए बना है कि जब 5 अगस्त 2019 को दफा 370 और 35 से हटाया गया, गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, तो उसके लिए उसको बचाने के लिए और उसको वापस लाने के लिए गुपकार अलायंस बनाया है, जिसमें डिफरेंट पार्टीज ने एक साथ होकर उन्होंने यकजहती दिखाई। लेकिन पार्टीज जो हैं, पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की CPIM अलग है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है। जितनी भी पार्टी CADD में हैं, उनका अपना अपना मंशूर है, उनका अपना अपना एजेंडा है। लेकिन गुपकार अलायंस सिर्फ इसलिए बनी है, इसी ग्रेटर काज के लिए कि कैसे हम दफा 370 और 35 को वापस लाएंगे और उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। अगर कोई लीडर किसी भी पार्टी का कोई बयान देता है, वो उसी पार्टी जो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वो उसका अलग बयान होता है, अलग स्टेटमेंट होता है। ठीक है। लेकिन जहां तक PAGD की बात है, PAGD न टूटी है और न टूटेगी। ये एक जिस काज के लिए बनी है, वो काज को हासिल करने के लिए ही बनी है, और इंशाल्लाह वो काज हम हासिल करते हैं। लेकिन लोन साहब, खासतौर पर गुलाम नबी आजाद को जब हम सुनते हैं, तो गुलाम नबी आजाद साहब ये क्लियरिटी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, 370 अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसमें अभी काफी समय लगेगा, वो इस बात को क्लियर करें। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा को हम सुन रहे हैं, या फिर हम उमर अब्दुल्ला साहब को सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 370 हम ला के देंगे लोगों को। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ये नहीं कह रहे हैं कि हम ला के देंगे। आप भी ये लोगों से कह सकते हैं खासतौर पर कि भैया सुप्रीम कोर्ट का मसला है, हम लड़ते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 370 के लिए हम आपके साथ हैं, ये भी आप बयानात कह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मसला है, तो 370 आप लोगों को कहां से ला के दे देंगे? जो गुलाम नबी आजाद साहब लाइन खींच रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। लोन साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं कोशिश करूंगा आपकी आवाज क्लियर आ सके, जरा ठीक करिएगा लोन साहब की आवाज। फिलहाल अभिजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभिजीत जी, खासतौर पर जो लोन साहब कह रहे हैं और नबी साहब कह रहे हैं कि नहीं, गुपकार में तो कोई फूट नहीं हुई है, लोन साहब की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया कि पार्टी की अपनी बात होती है और गुपकार की अपनी बात है। गुपकार अलायंस जिसलिए बना है वो खासतौर पर रहेगा, चाहे फिर वो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी पार्टी हो, गुपकार का अपना एक एजेंडा है, पार्टी का अपना एक एजेंडा है। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि गुपकार पूरी तरीके से टूट चुकी है और गुपकार में दम नहीं है? क्या आधार है आपका, वो भी दर्शक समझना चाहेंगे आपका पॉइंट। देखिए जी, ऐसा है कि सबसे पहली बात समझिए कि जब ये गुपकार अलायंस इन लोगों ने बनाया, तो सबसे पहले कस्मे वादे वहां पर गुपकार रोड पे लिए गए, VIP रोड के ऊपर एक कस्मे वादे थे कि हम तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट प्लेस किए, और किस तरह से इन्होंने चुनाव लड़े, यहीं से पता लगता है कि इनका एक दूसरे पे विश्वास डे 1 से नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन एजेंडा था ही नहीं। एक ही एजेंडा था, किस तरह से पावर को वापस पाया जा सके। अभी कोई प्रवक्ता बोल रहे थे हम सबके सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे, यानी कि आपका 1 पॉइंट एजेंडा क्या है, बीजेपी को हराएंगे। आपके पास कोई लोगों की भलाई का एजेंडा नहीं है, कोई और चीज का एजेंडा नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे से चले रहे।
लेकिन इस एजेंडा के साथ आप कभी भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी होती है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन भाजपा सच की राजनीति करती है, हम आम आदमी की राजनीति करते हैं, इसीलिए हमारे को हराना असंभव ही है। लेकिन खैर ये ख्वाब देख सकते हैं, इनको इसलिए मनाही नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इनका जो ट्रस्ट है वो लोगों के सामने भी जग जाहिर हो चुका है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर मुझे 2 मिनट मिलते हैं, आप एक चीज जो मुझे लगता है खासकर गुलाम नबी आजाद साहब की समझने की जरूरत है। आजाद साहब आज बड़े बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से ही एक बड़े नेता है, लेकिन आजाद साहब आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। पहली बार 2014 में इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसमें भी जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लाखों वोटों से इन्हें पछाड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड पर तो कहीं पर भी नहीं है। आज सियासत करने के लिए जब दिल्ली के द्वार कहीं ना कहीं इनके लिए बंद हो गए और हमेशा जो बैकडोर एंट्री से गुलाम नबी आजाद साहब मंत्री बन जाया करते थे और कभी अपोजिशन के लीडर बन जाया करते थे, आज उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो फिर जम्मू कश्मीर वापस आ गए अपनी राजनीति करने के लिए। ये उस समय होते यहाँ पर जब इनको यहाँ पर एक बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद यही रहते, लोगों की सेवा करते, तो लोग समझ सकते थे कि हाँ ये सही में हमारे लीडर हैं। तो फिर इनको 2014 में वो हार का मुंह ना देखना पड़ता जो उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण उस समय देखना पड़ता। चलिए ठीक है, जहांजेब साहब के पास मैं जाऊंगा, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन लोन साहब की बात अधूरी रह गई थी। लोन साहब, अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही है तो कंटिन्यू करिएगा जो मैंने सवाल पूछा। और खासतौर पर बीजेपी ये भी कह रही है कि आपने गुपकार बनाया कि बीजेपी को सिर्फ हराना है, बीजेपी को पीछे हटाना है, लेकिन आपका मुद्दा होना चाहिए लोगों का, कि लोगों का आप विकास कैसे करें, लोगों को कैसे एकजुट करें, युवाओं के साथ कैसे संवाद करें, लेकिन आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बीजेपी ना आए। देखिए, बात यह है कि गुपकार अलायंस इसलिए नहीं बना है, न किसी चुनाव लड़ने के लिए बना है, न किसी के लिए, मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि ये एक ग्रेटर काज के लिए बना है। वो सिर्फ 370 और 35A को वापस लाने के लिए बना है गुपकार अलायंस। बाकी हर एक की अपनी अपनी पार्टी है। जहां तक आजाद साहब के बयान का ताल्लुक है जो आपने कहा, तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि संविधान में 370 और 35A को शामिल करना, उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की, और उन्होंने ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया था जब हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया था उस वक्त के लीडरों ने। तो मुझे लगता है कि आज उससे जो कांग्रेस है इनराफ कर रही है, क्योंकि पहला हक तो उन्हीं का था इसके लिए लड़ना, दफा 370 और 35A के लिए लड़ना। पहला हक जो बनता था वो कांग्रेस का बनता था, क्योंकि उन्होंने इसको लाया था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आजाद साहब ने जम्मू में आकर, डोडा में आकर और फिर पुंछ में आकर एक ही हफ्ते में 2 स्टेटमेंट्स, दो मुतजाद स्टेटमेंट्स दे दिए। पहले उन्होंने कहा कि दफा 300 जो 4 अगस्त की पोजीशन है उसको बहाल करना चाहे, फिर उन्होंने पुंछ में जाके ये कहा कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मामला पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, और अगर हमारी मेजॉरिटी आ गई वहां 220 में, वो जो नहीं लगता है, तो तब हम देखेंगे कि 370 को वापस लाना है कि नहीं लाना है। ये तो 2 मुतजाद बयान है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा मौकफ है, जो PAGD का मौकफ है, वो यही है कि 370 और 35A को जब तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक हम जदोजहद करते रहेंगे इसको वापस आने के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आसमान से उतार के लाएंगे 370 और 35A। हम सिर्फ ये कहते हैं कि यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हिंदुस्तान की सरकार है, उसी से लेना है। लेकिन उसके लिए हमें जदोजहद करनी पड़ेगी, जदोजहद करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे पास मिसाल सामने है फार्मर्स की, जो उन्होंने 3 कानून फार्मर्स के लाए थे, वो तो वापस हो गए। क्यों वापस हो गए? क्योंकि सभी जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी किसान हैं वो सड़कों पर उतर आए और 1 साल तक वो जदोजहद करते रहे। उसी के लिए जो हमारी सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, वो मजबूर हो गए, उन्होंने घुटने टेक दिए हमारे किसानों के सामने, और 3 कानून वापस हो गए। इसी तरह हमें उम्मीद है कि हम जदोजहद करते रहेंगे पीसफुली, और हमें पूरी उम्मीद है कि 370 और 35A किसी न किसी दिन वापस आ जाएगा। चलिए ठीक है, नबी साहब भी हमारे साथ आ गए, लेकिन जहांजेब साहब अगर पैनल में हैं तो इस बात का मैं जवाब लूंगा। जहांजेब साहब, गुलाम नबी आजाद साहब का जो बयान सामने आया वो कहीं ना कहीं 2 बातों को दिखाता है, क्योंकि डिफरेंस कई है, क्योंकि उन्हें केंद्र को भी देखना है खासतौर पर, और जम्मू कश्मीर को भी देखना है। खैर, मुझे कमांड मिल रही है कि वो है नहीं हमारे साथ। नबी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोन साहब कह रहे हैं कि गुपकार में दरार नहीं है। लोन साहब का यह भी कहना है कि गुपकार का अपना बयान है, पार्टी का अपना बयान है। शायद इससे पहले आपने भी यही कहा है, जो मैंने सुना, मेरे को आवाज पहुंची,
नबी साहब, लेकिन खास तौर पर 370 का मसला तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लोन साहब से भी मैंने ये पूछा, लोन साहब भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि पेड़ पे लगा है 370 आपको ला के देंगे, लेकिन जो बात कही जा रही है उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, वो बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी जब एक साथ थे तो वादे कई किए गए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन खासतौर पर इस बयानात का मतलब हम क्या समझें नबी साहब? कि आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको बस ये बात पहुंचाना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर वो जो 370 की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कुछ कि ये लीगली आया है, उनको पहले ये पढ़ना चाहिए कि जिस तरीके में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स है क्या उनको एक्सेप्ट करते हैं जिन्होंने तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 5 महीने इसकी खतों की राबत हुई। दूसरी बात, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं इनको बताता हूँ क्या किया मुसलमानों के लिए। पूरी कंट्री में मुसलमानों को एक एक करके लिंच किया जा रहा है, आप देखिए। दूसरी बात, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इनको पता, मैं आज इनको बताता हूँ क्या है कि एक स्टेट, आप यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक स्टेट बना सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेट को डिमोट नहीं कर सकते हैं इनटू स्टेट। व्हाट वाज द नीड ऑफ डिमोटिंग ए स्टेट इनटू ए यूटी? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे मंशा क्या है। दूसरी ये बात है, चलिए मैं जवाब देता हूँ उनको। वहां पर लद्दाख यूटी है, वहां पर उन्होंने बराबर परमानेंट स्टेटस रखा है, रेजिडेंशियल स्टेटस रखा है। उनको गारंटी मिल रही है लैंड राइट की, उनको गारंटी मिल रही है जॉब राइट की। आप मुझे बताइए जेएनके के लोगों ने क्या खता की है कि हमसे क्यों ये छीना जा रहा है? अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को पहला हक मिलना चाहिए, यहाँ के जॉब और यहाँ लैंड राइट लोगों को, जो यहाँ के बाशिंदे जो पता नहीं हजारों साल से रह रहे, तो बीजेपी क्यों हमसे ये छीनना चाहती है? ये तो अभिजीत जी भेदभाव क्यों कर रहे हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ? ठीक, उसको तो आपने कहीं और तो कोई स्टेट को डिमोट नहीं किया ना। ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी पूरे इंडिया में, और इसको आपने तहस नहस कर दिया। ये वायलेशन है आर्टिकल 3 की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी ये जिन्होंने इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने उसकी शपथ ली हुई है, और ये उसकी वायलेशन है। तो इसके पास क्या जवाब है इनका? चलिए ठीक है, लोन साहब के पास मैं आऊंगा। अभिजीत जी फटाफट से जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं भैया भेदभाव क्यों है? जब आप लद्दाख के लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी ये दे सकते हैं कि हम आपको जॉब देंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर वासियों को क्यों नहीं? भेदभाव क्यों? नबी साहब का ये कहना है, फटाफट। सबसे पहली बात, मैं एक एक करके इनकी बातों का जवाब देता हूँ। लद्दाख के लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी, कितने सालों से वो यूटी की डिमांड कर रहे थे, और कांग्रेस इन बाकी सरकारों ने सिर्फ आश्वासन देती रही। हमने कर दिखाया, उनको जो चाहिए था उन्हें मिल गया। रही बात, इन्होंने कहा कि ये स्टेट को डिमोट करके यूटी क्यों बना दिया गया, तो उनको बताना चाहता हूँ 40-50 साल में आपने जम्मू कश्मीर को एक बीमार राज्य बना दिया। एक ऐसा बीमार राज्य कि जब अब पिछले दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो आप यूटीज में सबसे पीछे आ गए। यहाँ से पता लगता है कि आपने एक ऐसा पेशेंट बना दिया जिसकी सर्जरी की जरूरत थी, और जब सर्जरी की जाती है तो कुछ देर के लिए आईसीयू। सुन लीजिए, ये सभ्यता नहीं है डिबेट करने की। आप सुन लीजिए, जब आपके मन में कोई संशय होगा आप जरूर मेरे को बताइएगा, लेकिन ये सभ्यता नहीं है डिबेट करने की। सुन लीजिए आराम से। पहले जब कोई बीमार राज्य, बस एक मिनट दीजिएगा, फिर लोन साहब बीमार पेशेंट के ऊपर सर्जरी होती है तो उससे कुछ देर के लिए आईसीयू में रखा जाता है। वही ये पेशेंट आईसीयू में है, बड़ी जल्दी ये पेशेंट ठीक हो जाएगा और फिर से स्टेटहुड यहाँ पर वापस दिया जाएगा। रही बात जो जॉब और लैंड की बात करें, से बताएं कौन से बार वाले को जॉब दी गई, किस बार वाले ने जॉब ली? ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके कहने से या लोगों को बरगलाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके हकों का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, और आपके पास आज लोगों को समझ नहीं आएगा। सर रिक्वेस्ट है आपसे, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, यही वो कर रहे हैं। मैं बोलता नहीं, आप बोल लीजिए। मेरी आदत नहीं किसी पे बोलने की, मुझे में इतनी सभ्यता है, मेरी पार्टी में इतनी सभ्यता, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलता। आप बोल लीजिए पहले। कंपेयर करिए गुजरात और जेएंडके को 2016। आई हैव द डेटा, आई कैन गिव यू राइट नाउ द डेटा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंपेयर टू गुजरात। चलिए वो डेटा गवर्नमेंट रिलीज डेटा है, आपके पास डेटा है ये? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ अभिजीत जी। बस एक मिनट, लोन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। लोन साहब
एक आरोप आप पे लग रहा है, ठीक है इमरान साहब, मैं आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट दीजिए इमरान साहब, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, समझ में आएगा। आप लोग स्काइप पे हैं। इमरान साहब, अभिजीत जी 1 मिनट, अभिजीत जी 1 मिनट। लोन साहब आप पर एक आरोप लगता है, ठीक है लोन साहब, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो इसका जवाब दीजिएगा। एक आरोप आप पर लगता है कि बीजेपी के साथ आप गठबंधन में थे। अभिजीत जी 1 मिनट। इमरान साहब, मैं आप लोगों की आवाज इसलिए डाउन नहीं कर रहा हूं कि आप लोग कहते हैं कि मीडिया आप लोगों की आवाज नीचे करता है, दबाता है, मैं इसलिए किसी की आवाज नीचे नहीं कर रहा हूं। इमरान साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, गुलिस्तान न्यूज़ ऐसा नहीं करता। इमरान साहब, मैं लौट रहा हूं, समय है ना मेरे पास, आपके सवालों का जवाब जरूर अभिजीत जी देंगे। लोन साहब से एक सवाल ले रहा हूं। लोन साहब, आप पे आरोप लगता रहा है कि भैया आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, कहीं ना कहीं बहुत देर बाद आपको समझ में आया जब जम्मू कश्मीर तहस नहस हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप आप पर लगते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर बीजेपी या हाँ रीजनल पार्टियां आप पे आरोप लगाती हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। जब हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो एक मकसद के लिए बनाई। उस वक्त हमें यह पता था, मुफ्ती सईद साहब हम टॉलेस्ट लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के, बल्कि हिंदुस्तान के टॉलेस्ट लीडर थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए इनके साथ सरकार बनाई थी क्योंकि मैंडेट जो लोगों का था वो सही नहीं था, क्योंकि कश्मीर में हमें 28 सीटें मिली थी और जम्मू में इनको 25 सीटें मिली थी। अगर बीजेपी के साथ उस वक्त हम नहीं जाते तो उसका मतलब ये होता है कि हम जम्मू को इग्नोर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हमें उसी वक्त का खदशा था कि ये 370 और 35 के साथ छेड़खानी, और हमने एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ बनाया। पहला जो शर्त उसमें था वो यही था कि दफा 370 के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और जब तक हमारी सरकार इनके साथ चली तब तक हमने इनको उसके साथ छेड़छाड़ करने नहीं दिया, और उसी वक्त उसी लिए ये मजबूर हो गए, इन्होंने सपोर्ट वापस किया क्योंकि इनको पता चला कि जब तक पीडीपी के साथ हमारी अलायंस है यह हमें दफा 370 को हटाने की इजाजत नहीं देंगे। और जब इन्होंने सरकार गिरी और उसके बाद ही इन्होंने तो हमने इसीलिए इनके साथ सरकार बनाई थी कि जो हमारी स्पेशल पोजीशन है जो हमें संविधान में तो अगर आपको उस वक्त आभास हुआ था तो उस वक्त आपको आवाज उठानी थी। देखिए स्पेशल स्टेटस जिस वक्त मिला था जम्मू कश्मीर को, जिस वक्त स्पेशल स्टेटस मिला था, ये बीजेपी के मेरे दोस्त है विजय जी, इनको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने प्रोविजन दिया था, ये हमने कहीं पाकिस्तान से नहीं लाया था, किसी और मुल्क से नहीं लाया, लेकिन ये तोड़ के इसको हटा के 370 को हटा के आपने जम्मू और कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ मिला है और उनको परेशान किया है, मुसीबत में डाला है। ये जो आप रट लगाते हैं कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ जी जम्मू कश्मीर में, 60 साल में कुछ नहीं हुआ जी जम्मू कश्मीर में, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इनका ये जो यहाँ बेरोजगारी का तक पहुंच गया, ये सिर्फ देन है हमारे बीजेपी की, ये किसी और की देन नहीं है। ये क्या बात करेंगे, ये कहते हैं कि हमारी जमीन महफूज है, कहाँ महफूज है, हमारी नौकरियां महफूज है, कहाँ महफूज है। यहाँ तो आपने कहा था कि दफा 370 हटने के बाद यहाँ रोजगार मिलेगा नौजवानों को, यहाँ शहद की नदियां बहेंगी, कहाँ है वो आपकी शहद की नदियां, यहाँ तो रोजगार। अभिजीत जी फटाफट से जवाब दीजिएगा, दोनों बड़े आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं, जवाब दीजिएगा, फिर मैं इमरान साहब के पास जा रहा हूँ। मेरा भी एक सवाल है। देखिए अंजूरा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं एक चीज इनको बता दूं, रोजगार को लेके जिसके आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं अंजूरा साहब, ऐसा है कि रोजगार जो है ना रोजगार की तरह होना चाहिए। आपकी तरह जो अपने डेली वेजर 20-20, 30-30 साल जिन लोगों से नौकरी करवाई और 20 साल में उन्होंने सिर्फ 20 तनख्वाहें पाई, ऐसे नौकरी से तो ना नौकरी देना भला है। अब जिस किसी को नौकरी दी जा रही है पूरी तरह से उसे नौकरी कहा जाता है, जिसमें उसका परिवार पा सकता है। आपने केवल और केवल बैकडोर अपॉइंटमेंट अपने लोगों की करवाकर सिर्फ आंकड़ा दिखाने के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट दे दी। अंजूरा साहब सुन लीजिए, देखिए मैं आप मेरे सीनियर रहे हैं, आप सुन लीजिए ना पूरी बात। अंजूरा साहब सुन लीजिए ना, अंजूरा साहब 20-20 साल 30-30 साल आपने नौकरी करवाई, आपने क्यों नहीं रेगुलराइज किए? क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ वो वाला एम्प्लॉयमेंट वाला आंकड़ा दिखाना, देखो हमने एम्प्लॉयमेंट दे दी, 2000 और 2500 की जो तनख्वाह थी वो भी नहीं आप उनको दे पाए लोगों को। आज लोग रोते हैं कि हमने क्यों आपकी वो वाली बैकडोर अपॉइंटमेंट की नौकरियां कबूल की थी। आज जिसको नौकरी दी जा रही है पूरी तरह से उसको नौकरी, उस नौकरी की तनख्वाह में उसका परिवार पल रहा है।
20-20 साल इन लोगों के परिवार किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को रोते रहे हैं, ये चीज का अगर आप सोचेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू छलक पड़ेंगे। जाके पूछिए जितने जंगलात में लोग लगाए, जाके पूछिए जितने आपने पीडब्ल्यूडी में लोग लगाए, जब बीटीडी में लोग लगाए, उन लोगों की कितनी कैसी उन्होंने 20 साल अपने जिंदगी के काटे हैं। आपको खुद दुख हो जाएगा, आपको खुद दुख हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा बढ़ाने के लिए ऐसी एम्प्लॉयमेंट से तो नई एम्प्लॉयमेंट देना भला था। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है। इमरान नबी डार साहब, आप आंकड़ा दिखा रहे थे कि मैं इस वक्त भी आंकड़ा अभिजीत जी को दे सकता हूं कि बीजेपी क्या कर रही है और हमारे कार्यकाल में क्या हुआ है। आप मुझे बताइए कि आपके कार्यकाल में अगर आप रोजगार की बात करें तो कितना रोजगार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया था, क्योंकि आंकड़ा मैंने भी पढ़ा है, आप भी बता दीजिए। देखिए, मैं आपको वही बोल रहा था ना, जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने एक गलत बात, मैंने आपको समय दिया सर, समय दिया बोलने का, बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो एक एक्सेप्टेड गवर्नमेंट इदारा है, जो हर 4 साल के बाद सर्वे करता है और वो हर किसी स्टेट को अलग अलग पैरामीटर्स पे नापते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 देखिए, आप खोलिए वो बुक और उस टाइम पे 2016 के फिगर्स आप देखिए। 2016 में JNK वाज मच अबव जो इनका मॉडल स्टेट है गुजरात। हेल्थ में हमारा नंबर ऊपर था, एजुकेशन में हम ऊपर थे। पॉवर्टी एलिवेशन की अगर बात करेंगे, 20% लोग गुजरात में 2016 में पॉवर्टी बिलो BPL थे और JNK में घर के फिगर्स ही बोल रहा हूँ। वो आज जो आप ये टनल खोल रहे हैं, चाहे नासी टनल हो, चाहे बानिहाल की टनल हो, ये यूपीए सरकार में, ये हमारी सरकारों ने दिए हैं। आपने क्या किया? बागलिहाल डैम पहला फेज डॉक्टर फारूक साहब ने बनाया, दूसरा फेज उमर अब्दुल्ला ने बनाया और इनफैक्ट तीसरा भी हमने स्टार्ट कर रखा था, उसके भी कागजात हमने स्टार्ट किए थे। जब से बीजेपी, और ये बात, दूसरी बात आपको समझ लेनी चाहिए, बीजेपी की हुकूमत यहाँ 2015 से चल रही है, क्योंकि ये 2015 से लेकर अभी तक इनकी हुकूमत चल रही है। तो इन्होंने, आप मुझे बताइए, कोई पावर प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किया है इन्होंने? कोई नया प्रोजेक्ट? ये तो सारे पुराने ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाईवे ये पुराने, ये। चलिए ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम है। अभिजीत जी फटाफट से जवाब दीजिए, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोगों को नौकरी मिल रही है, फटाफट से नेशनल टेलीविजन पर बता दीजिएगा। 96 में जब फारूक साहब आए, हमारी टीम ठीक है। लोन साहब आप सुन रहे हैं ना, इमरान साहब कह रहे हैं सारे काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए, पीडीपी का तो वो नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है अभिजीत जी, अभिजीत जी फटाफट से जवाब। पहले इन्हें शांत करवाएं, शांत करें। मेरी इसमें ऐसी भी डिबेट नहीं करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात होती है, एक होता है सावन का अंधा, जिसे हर जगह हरा दिखाई देता है। ये बेचारे पतझड़ में अंधे हुए हैं, इन्हें हर जगह वही दिखाई देगा। इनको कहाँ दिखाई देगी बनिहाल की टनल? अभी आपके उमर साहब यहाँ डोडा पहुंचे थे, बनिहाल की टनल से सुन लीजिए ना, दे रहे हैं आपको। सर समय कम है, समय कम है। अभिजीत जी शॉर्टकट में थोड़ा, अभिजीत फटाफट से, कितने प्रोजेक्ट हैं जो आपने शुरू किए? इमरान साहब आप ही के सवालों का जवाब ले रहा हूँ, समय बहुत कम है। इमरान जी प्लीज। अभिजीत जी फटाफट से। आपको फिगर से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब। सुन लीजिए देखिए आप अभिजीत जी फटाफट से। आपको बताता हूँ, अभी पिछले दिनों, अरे सुन लीजिए ना, देखिए ये आपकी बौखलाहट है, क्योंकि आपको पता है आप सच्चाई से बड़ी बौखलाहट कर रहे हैं। आप सुनिए, जिस जेड मोड टनल का आपके अभी उमर साहब गए थे, वो जेड मोड टनल का पिछले 20 साल से आपके फीता काट रहे थे, उसको निकाला हमने। चलिए ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ लोन साहब से। लोन साहब आपने अभी इमरान नबी डार साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि सारे काम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कराए हुए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि सारे काम तो हमने कराए हैं, लेकिन पीडीपी ने ऐसा कौन सा काम कराया? नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी पर सवाल उठा रही है सर। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि ये क्रेडिट लेना चाहते, इनको दे दीजिए क्रेडिट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी दीजिए, बीजेपी को दीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब हमारी सरकार 2002 में बनी थी, 2002 से 2005 तक हमारी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे इस स्टेट के, तो आज भी वो 3 साल जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग याद रखते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, जो काम हमने किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, आज भी उसको याद करते हैं। और इन 3 सालों को यहाँ लोग कहते हैं कि ये सुनहरी 3 साल थे, गोल्डन ईयर्स। तो मुझे, मैं फिगर्स इस वक्त नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त फिगर्स नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें उतना टाइम नहीं मिला, उतना मौका नहीं मिला सरकार करने का। तो एक तो वो 3 साल मिले और फिर 2.5 साल मिले, 5.5 साल हमने टोटल 70 साल
जो बीजेपी वाले कहते हैं कि पीडीपी वालों ने लूट लिया, हमने कुछ लूट नहीं लिया, सिर्फ 5.5 साल हमने सरकार की और अच्छी सरकार की, लोगों के लिए सरकार की और लोगों को सहूलियत पहुंचाई। ये कोई नहीं कह सकता कि पीडीपी ने किया, ये लोगों से आप। चलिए ठीक है, मैं आप तीनों से माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही था। इमरान नबी डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया 5वें पंच में आने के लिए, अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जिहान जीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए। फिलहाल सभी पार्टियां अपना पक्ष रख रही थी, लेकिन जनता जनार्दन है, जम्मू कश्मीर की जनता सब समझती है, देश की जनता सब समझती है, क्योंकि जनता फैसला लेती है कि किन नेताओं को हमें आगे रखना है और किन नेताओं को हमें चुनना है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कहा जा रहा है कि होने वाले हैं और उसको लेकर हम तैयारी देख रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि कौन सी पार्टी कितनी सही है, क्योंकि आप समझदार हैं। खैर, हम माध्यम वो है कि आपकी बात को सामने रख सकते हैं, पार्टी के नेताओं की बात को सामने रख सकते हैं, वही हम करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जम्मू कश्मीर की एक और खबर फटाफट से आपको बताते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और जानकारी फटाफट से आपको देते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। खैर, राजनीतिक सरगर्मियां तो आप देख रहे हैं, उसकी वजह से गर्माहट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कल से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं, 4 दिसंबर की शाम से 6 दिसंबर तक बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। यह खबर इस वक्त की बड़ी है, कुछ इलाकों में 6 से 7 इंच तक बर्फ गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से ही बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर रखा गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका नाम, खासतौर पर अफ्रीका से ये वेरिएंट आया, लेकिन अब भारत के अंदर भी यह दस्तक दे चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील प्रशासन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आगे आने वाले समय में अगर कोई ऐसा केस आता है तो खास तौर पर तमाम व्यवस्थाएं हो, जिसके कारण लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हमने देखा कितनी जानें चली गई हैं। अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। अमजद, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, क्योंकि श्रीनगर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर क्या व्यवस्थाएं आपको वहां पर दिखती हैं? क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हमने देखा सिर्फ एक स्टेट में नहीं, सभी स्टेट में नुकसान हुआ, लोगों की जानें चली गई, लेकिन अब भारत के अंदर ये नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। कितना प्रशासन सतर्क है जो आपको नजर आ रहा है, खासतौर पर जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? देखिए हर्ष, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग ली जिसमें ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के किस तरह से सतर्कता बरतनी है और कौन से कदम उठाए जाने हैं जिनके चलते जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश के अंदर ओमिक्रॉन का असर ना दिखे, उस मीटिंग के बाद ही जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जगह पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग्स लगाई गई हैं, जैसे जम्मू में पठानकोट, वैसे ही कश्मीर के अंदर जिस किसी शख्स को भी आना हो, चाहे वो रेल से आए, सड़क से आए या हवाई जहाज से आए, अलग अलग तरह की स्क्रीनिंग से उनको होकर गुजरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के कश्मीर एंट्री पॉइंट जवाहर टनल के पास उन्हें सबसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा। कोविड-19 टेस्टिंग टीम वहां पर बिठा दी गई है दोबारा से। उसके बाद जब हम लोग रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग कोविड टेस्टिंग टीम्स देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज से सफर करके लोग जो डायरेक्टली कश्मीर आएंगे, चाहे वो दिल्ली से आए या किसी भी अंतरराष्ट्रीय सफर से आए, उनका भी वहां पर एक तरह का स्क्रीनिंग होगा। और 3 अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स श्रीनगर में सेटअप कर दिए गए हैं, क्योंकि एक हेडक्वार्टर श्रीनगर है, अराइवल्स तमाम श्रीनगर के अंदर होते हैं। 3 हेडक्वार्टर सेटअप कर दिए गए हैं यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर्स, जहां पर मैंडेटरी क्वारंटीन उन लोगों का होगा जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल के बाद आएंगे, जिन्हें लगभग 8 से 12 घंटे तक उस जगह पर रखा जाएगा, टेस्टिंग करी जाएगी। और अगर कोई भी शख्स किसी भी तरह से संक्रमित नजर आता है तो उन्हें श्रीनगर के DRDO अस्पताल में शिफ्ट करा जाएगा। वहीं उसके बरक्स अगर हम लोग जो रीजनल श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज की बात करें या डिविजनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें, वो पूरी तरह से तैयार है कि ओमिक्रॉन को कश्मीर के अंदर इस बार फैलने से रोके और तीसरी लहर जिसको कहा जा रहा है उसका फैलाव कश्मीर के अंदर ना हो। यानी अस्पतालों के अंदर रिव्यू मीटिंग्स ली गई हैं। आज से कुछ समय पहले डायरेक्टर हेल्थ ने भी एक रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने तमाम जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, HODs हैं, उन सबको बिठाया और उनको समझाया कि किस तरह से जो अपकमिंग जो वायरस है, वायरस का एक और वेरिएंट है, इसको किस तरह से सामना इसका करना है और क्या तैयारियां करनी है और किस तरह से एक गार्ड जो है वो पूरी तरह से बनाए रखना है ताकि ये वेरिएंट पूरे जम्मू कश्मीर में ना फैले। वहीं लोगों की अगर बात करें, लगातार प्रशासन के ऐलान के बावजूद भी अभी भी लगातार लगभग 60% की ऐसी आबादी कश्मीर के अंदर देखी जा सकती है जो आज भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही है। प्रशासन की कोशिश पूरी है, लेकिन लोगों की लापरवाही से शायद ऐसा हो सकता है। तीसरी लहर की दस्तक खुद लोग
जम्मू कश्मीर के अंदर लेकर आए। अमजद, आपने मास्क लगाया है, आप रिपोर्टिंग करें, क्या लोग आपको मास्क लगाते हुए मिल रहे हैं? क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि लोग लापरवाही करें, लेकिन आप रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि बाजार खुले हुए हैं तो बाजार में लोग मास्क लगाए हुए हैं, खासतौर पर कहीं लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाए हुए हैं? देखिए हर्ष, एक तरह से कहा जा सकता है कि रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर अब कश्मीर के अंदर मास्क लगाए हुए लोग ढूंढना हो चुका है। कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पर श्रीनगर में टीम्स भी बिठाई गई हैं जो चालान कर रही है, रैपिड टेस्टिंग ऑन स्पॉट कर रही हैं, लेकिन उन टीम्स के आजू बाजू के जो इलाके हैं, आसपास के इलाके हैं, वहां पर जरूर थोड़े बहुत कोविड प्रोटोकॉल्स का जो हम कहें तो एक तरह से पालन हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग वाइड रेंज पर अगर देखें, कश्मीर के अंदर सभी जिलों में जो उल्लंघन है कोविड एसओपीज का, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें या हैंड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल करने की बात करें, कहीं पर भी ज्यादा बड़े स्तर पर हम लोगों को इस तरह के अभी जो पालन है एसओपीज के वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। वायलेशंस काफी हद तक देखने को मिल रही है और प्रशासन के लगातार कोशिशों के बाद, लगातार एडवर्टीजमेंट्स के बाद भी इस तरह की जो हम कहें तो लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है, शायद आने वाले समय में कश्मीरवादी के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। ठीक है अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए और बताने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। फिलहाल अमजद ये बता रहे थे कि लापरवाही भारी बढ़ सकती है। जाते जाते हम भी आपसे अपील करेंगे, नया वेरिएंट आया है लेकिन कोरोना हमारे देश से गया नहीं है, खासतौर पर वो अपना नया रूप बदल रहा है, लेकिन उसको भगाने के लिए खासतौर पर आप मास्क का इस्तेमाल करिए, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी रखिएगा, आप अपने परिवार को बचा सकेंगे, पूरे देश को बचा सकेंगे। फिलहाल इसी अपील के साथ अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन वादा यही है कि कल फिर 5 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर की खासतौर पर खबरें, पूरे देश और सरहद के उस पार की खबर भी आपको बताएंगे।